अच्छा एक प्रोग्राम इन्होंने किया है। तो मैं सबसे पहले बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कोचिंग इन जनरली आज मैं इन जनरल बताना चाहता हूँ। जो कोचिंग हम स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले ध्यान में रखने वाला बात है वो एक ही ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग किसके लिए है और किस लेवल की है और कितना दिन का ये ट्रेनिंग है। इसके अलावा कई चीज इसमें आता है कि ये लेवल है और इन्हों में इनका डीपली फिर मैं बताता हूँ। तो ये सब चीज को देखते हुए हम एक प्रोग्राम बनाना पड़ता है। अच्छा वो ट्रेनिंग तभी बनेगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम तब बनेगा जब हमें पता चले ये जो ट्रेनिंग है ये सब जूनियर लेवल है, जूनियर लेवल है या फिर साल भर की है, ये इम्पोर्टेंट है। तो हम सबसे पहले कुछ डीपली जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना रियल लाइफ जो हमने कोच, आज हम कोच का उस जगह पे जुड़े हुए, लेकिन उससे पहले हम कोई भी एक खिलाड़ी एकदम वो कुछ सोचता नहीं, उसका ये भी नहीं पता होता मैं कबड्डी प्लेयर बन पाता हूँ, बनूंगा या कबड्डी प्लेयर कैसे बना। तो मैं ये बेसिक जो प्रिंसिपल कुछ है उनसे उसका बारे में ज्यादा डीपली जाने से पहले मैं ये आपका एक एक्सपीरियंस और मेरा जो लाइफ में जो मुझे एक्सपीरियंस मिला उसको बताना चाहता हूँ। तो उसमें सबसे पहले ये कि जब मैं कबड्डी के लिए आया तो मुझे ये नहीं पता इतना साल से कबड्डी शुरू करने से इतना लेवल पहुंचेंगे या फिर इस उम्र से शुरू करना है, कुछ नहीं पता। लेकिन ये जरूर है हमने हाई स्कूल जाने के बाद जब 8 में हम एंट्री हो रहा है तो हम दूर से ये देख रहे हैं भाई स्कूल में कबड्डी भी चल रहा है, लेकिन उस टाइम में सिर्फ मिट्टी में होता है। तो उस साल हमें ज्यादा उसमें जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन जब 9th में हम गए तो कबड्डी थोड़ा बहुत जो हमारा फिजिकल एजुकेशन टीचर है क्या बताता है वो कैसे खिलाता है। मतलब ये नॉर्मली क्या होता है कि एक पीटी स्कूल है तो उसमें 2-3 क्लास होता है, उस टाइम पीटी उनका फिजिकल ट्रेनिंग का क्लास है, तो वो टीचर को हर जगह पे देखना पड़ता है, बच्चों का फुटबॉल कभी ग्राउंड में जाना पड़ता है और भी। लेकिन हम भी कोई सपोर्ट मतलब कोई कोचिंग बोलता है भाई वो फिजिकल टीचर आके हमारे पास खड़ा होके टीम बनाया या फिर ऐसे कुछ नहीं, गांव में स्कूल में खेले हो गया। तो 9th में कुछ पता नहीं है, ऐसे थोड़ा दिन खेले 10 दिन 20 दिन 50 दिन। लेकिन जब हम 10th में आ गया तो क्या हुआ कि हम थोड़ा खेलने वाला ऐसे नाम पे आ गया तो हमने स्कूल नेशनल खेल लिया। लेकिन वहां तक हमें यही नहीं पता, हमें सिर्फ वही पता है एक हमारा पीटी मास्टर है, उस टाइम पीटी मास्टर बोलते थे। तो 10th में जब हम चला गए तो हमारा डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्शन हुआ, क्योंकि 10th का तो है ही थोड़ा सा हमारा स्कूल का लेवल में हमारा एज भी, तो 10th का जाने का स्टेट लेवल का टीम है, वो स्टेट लेवल मैच हो गया तो हमारा पास एक कबड्डी का एक हाँ भाई ये स्टेट लेवल खेला। उसके बाद हम जैसे कॉलेज है आज के दिन में +1 +2 या फिर 11वीं 12वीं तो वो अलग कैटेगरी बनता है, डिग्री का अलग है। लेकिन जब हम थे उस टाइम कॉलेज है तो 11वीं 12वीं उसी में पड़ता है, तो उसको 11वीं वाला का भी डिग्री का साथ वो यूनिवर्सिटी खेल सकता है, 12वीं वाला भी खेल सकता है। ऐसे आज सिस्टम चेंज हो गया, लेकिन उस टाइम हम इतना कोई प्लेयर नहीं है,
हमें कुछ पता ही नहीं इसमें कबड्डी में क्या करना पड़ता है, क्या कुछ नहीं, ग्राउंड में जा रहे हैं, हम राइड कर रहे हैं, जो आया उसको पकड़। उस टाइम का कबड्डी भी इतना पॉपुलर नहीं था, फिर भी हिंदुस्तान में अच्छा था क्योंकि उसका आस-पास में ही 90 का एशियन गेम्स आया। तो हमें पता ही नहीं ऐसे एशियन गेम्स है कुछ, फिर भी आज के दिन में हम उसी टाइम का जो एग्ज़ाम वगैरह हमारा 10th वगैरह चल रहा है, उस टाइम की बात। तो जब हम 11वीं में आ गए, तो 11वीं में भी ऐसे ही था। लेकिन ये जो चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कोचिंग, बेसिक कोचिंग या बेसिक ऑफ कैसे हम उसको हैंडल करना है और क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई भी खिलाड़ी बेसिक इस लेवल तक आज थोड़ा बहुत आ रहा है, लेकिन इससे पहले उनको ये नहीं मालूम। आज इसीलिए क्या आ रहा है, आज साई में भी कबड्डी का जो बच्चों का टीम रहता है, उसका कुछ उम्र रहता है 7 मतलब 12 साल से या 13 साल से 14 जो भी है। तो इस लेवल में उन लोग कोचिंग स्टार्ट हो जाता है। लेकिन पहले मेरा नॉलेज में तो था नहीं, लेकिन अभी क्या है कि हम 11वीं में आ गए, 11वीं भी ऐसे निकल गए, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जब हम 12वीं में आ गया, तो ये जो हमारा टॉपिक है कोचिंग का, वहीं पे मैं आ रहा हूँ। तो 12वीं में हम आ गया, तो हमें मतलब वही है, हमारा जो कॉलेज का फिजिकल टीचर है, उनके पास बहुत बिज़ी है क्योंकि उस टाइम इतना कोच भी नहीं है, एक-एक टीम के लिए कोच रखे स्कूल कॉलेज में, नहीं। तो वो एक को सब सँभालता है, तो वो एक बार कबड्डी का पास आएँगे, कोई सीनियर खिलाड़ी मालूम है, वो सिखा देंगे, नहीं तो कहीं से आ गए तो ठीक है। लेकिन उस टाइम हमारा पास जो साई में है, अभी बैंगलोर साई में, जो श्रीधरन कबड्डी कोच श्रीधरन सर, उन्होंने केरला में थे, वो हमारा पास 1 हफ्ता या 10 दिन के लिए आए। तब हमें पता चला भाई कबड्डी सिर्फ 12 आदमी खेलता है वो नहीं है, उसके लिए एक कोच भी रहता है, एक क्वालिफाइड कोच ऐसे बन के एक कोच में ये कोच कैसे है, कोच का कोर्स भी होता है, ये सब। तो फिर भी उतना हमारा नॉलेज में नहीं था। जब उन्होंने आया, तो हमारा काम था जो दूसरा अपना ओपोनेंट ग्राउंड में जाने के बाद किसी को टच करके आना है, चाहे वो पैर में हो, हाथ में। इधर से भी वही है, जो भी आया हमारा रेंज में है कैच कर। लेकिन उन्होंने स्टार्टिंग बेसिक जो कोच एक क्या है, अपना स्ट्रेंथ क्या है और हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर क्या रहना चाहिए, कैसे खड़ा होना चाहिए, ये सब सिर्फ थोड़ा देर हमें समझाया, लेकिन उतना दिन जितना हमें सिखाने का टाइम में नहीं है, क्योंकि हफ्ता 10 दिन में हमें यूनिवर्सिटी के लिए चैंपियनशिप के लिए रेडी होना है। तो वो पहले हमारा ये था, वहां से मेरे को जो भी बेसिक मिला है वो मेरा लाइफ का एक स्टार्टिंग है। तो वो हर प्लेयर को कहीं न कहीं मतलब कोच है, उनका सीनियर कोई भी हो, वो जो देता है, वो अगर बेसिक अच्छा देता है, तो उसको फिर प्लेटफ़ॉर्म बहुत अच्छा बन जाता है। जैसे कि वहाँ पे हो गया, तो हमने 12वीं में यूनिवर्सिटी के लिए सिलेक्शन हुए, यूनिवर्सिटी के लिए हार गए। लेकिन उस टाइम तकरीबन नॉर्मली 17 साल या 18 रनिंग ऐसे रहता है। तो उसके बाद मेरा सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप जब मैं खेलने वो खत्म हो गया तो उसमें में मिला तो हम फाइनल के लिए, लेकिन उस टाइम भी सिलेक्शन के लिए ये सार आ गए थे और उस साल मैंने डिस्ट्रिक्ट टीम के लिए सिलेक्शन हुआ। तब मुझे हफ्ता या 10 दिन की इतना याद नहीं है, इतना याद है हफ्ता के ऊपर है। वो मेरा कैंप मिला, उसमें लेकिन हमें और थोड़ा ज़्यादा सीखने का मिला, क्योंकि उसी जगह पे भी श्रीधर सर ही आया था कोच। उन्होंने अभी एनएस मतलब जो बैंगलोर में है वहाँ पे वो अ, मतलब वहाँ पे है उन्होंने है कोच। लेकिन उन्होंने उस टाइम जो बताया वो हमारा बेसिक थोड़ा बहुत ऐसे ही था। उसके बाद थोड़ा-सा गेम का सीन क्योंकि ये है इसमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। हफ्ता 10 दिन में कॉम्पिटिशन आता है। लेकिन हमारा वो फर्स्ट एक वो था, हमने स्टेट भी फाइनल खेले और बहुत नाम आया। तो इसका बीच में जब मैं डिस्ट्रिक्ट खेल रहा था, तब जो अभी इंडिया कोच रहे वुमेन का और मेन का भी और जो तमिल तलाई से जो कोच रहे, ई भास्करन सर, उन्होंने मेरा गेम देख के मतलब सर ने उनमें उन लोगों को
बात करके अपना परफॉर्मेंस देख के वहां पे मेरे को आर्मी में एक अपॉर्चुनिटी दिया। तो वहां से हम वहां जाने के बाद फिर हमें इतना तो पता है कोच है, तो हम तुरंत जाने के बाद 1, 2, 3 साल लगता है सबको सेंटर में खेल के हम आगे जाने का। तो आगे क्या हुआ कि मेन यही है, मेरा बताने का मतलब है एक कोच, ये कोच का जो बेसिक जो क्या बोलता है, बेसिक उनका जो हमारा प्लेटफॉर्म, बेसिक जो हमें नॉलेज, कैसे हम कैसे ग्राउंड में खड़ा होना, कैसे स्टैंस है, कितना हमारा फिटनेस चाहिए, लेकिन ये सब के लिए टाइम नहीं था, सिर्फ ग्राउंड के बारे में टाइम था, वो दे दिया। जब हमने कोच है जो भास्कर सर है, उन्होंने जो मौका मिलते इंडिविजुअल स्किल है वो सब सिखाने बता दिया, से हम सीखते सीखते हम आर्मी कैंप में चले गए। जब आया वहां जो भी आज का दिन में इंडिया में जो भी कोच है वो कुछ ऐसे नहीं बने, उनका भी कुछ उसमें इम्पोर्टेंट है और उनका पास कुछ था तब उधर तक पहुंचे। इसलिए मैंने बता रहा हूँ, वहां पे जब मैं आर्मी टीम में गया तो मैंने कम से कम 12-13 साल तक आर्मी टीम में रहा और सर्विसेज टीम में रहा। तो उसमें पूरा इंडिया का ग्रुप, अलग अलग ग्रुप का EMEBG ये सब ग्रुप का एक टीम बन जाता है। एक टीम बनने के बाद वो उधर ही रहता है, वो आर्मी का सिलेक्शन है तो आर्मी में ही रहता है। उसके बाद जैसे हमारा चैंपियनशिप होता है आर्मी नेवी, उसके बाद सर्विसेज टीम बनता है। तो जब आर्मी में टीम में गया तो वहां पे अलग कोच आ जाता है। ये कोच सब रहते हैं, मतलब 2-4 कोच रहते हैं, बाकी भी लोग रहते हैं। उनमें मेरा मतलब उस टाइम मेरा कोच था हसन कुमार सर। ये इसलिए बता रहा है कि हसन कुमार सर बहुत अच्छा स्किल है, बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा कोच है। तो उन्होंने जो हमारे पास यहाँ से हमने सीख सीख के जो भी है 1-2 स्किल हमारे पास था, उसको हम परफेक्ट बनाना ही है। उसके बाद जो भी इम्प्रूव करा, तो वहां पे उस जगह पे हमारा प्रैक्टिस भी टफ है, हमारा स्किल भी टफ होना चाहिए, मतलब बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तब हम आगे जाते हैं। तो वो लेवल दूसरा आ गया। वहां पे सब आपको पता है, आजकल प्रो कबड्डी में देख रहे हैं आर्मी का, ये सर्विसेज का बोलते हैं तो पता है वो कौन सा लेवल है। तो उस लेवल में हम लोग उसको मेंटेन करा, तब हमारा वहां पे बहुत कुछ सीखने का मिला। तो उस जगह पे ये जो 1 साल से 10-12 साल 13 साल वहां रहते हैं और कंटिन्यू रहते हैं तो गेम भी चाहिए। तो उसका साथ साथ हमें क्या हो गया, जब हम आर्मी होने के बाद सर्विसेज में जाते हैं, वहां पे क्या होता है, हसन साहब भी रहा, बलवान साहब भी रहा। तो इन दोनों का भी है, जो भी हमारे पास नहीं है हमें एक्स्ट्रा सीखने का मिलता है, हम वहां से ले। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ जो बेसिक है, तो हम जहाँ से गया वहां क्या ट्रेनिंग मिलता है और उसके बाद जहाँ जाता है, तो ये प्लेयर साथ साथ में कोच का भी, अगर प्लेयर कोच दोनों का वो जो कम्युनिकेशन, मतलब वो अगर कोच बताता है वो प्लेयर का नहीं समझ में आता है तो मुश्किल है, वो कितना भी बताओ फिर तो उसको रिजल्ट नहीं आएगा। तो प्लेयर का भी उतना ही इंटरेस्ट होना चाहिए और कोच का भी तरीका ऐसे होना चाहिए। तो उसके बाद क्या होता है कि मैं ये सारे आपको ये जो कोचिंग के बारे में ही बता रहा हूँ, लेकिन जो अपना एक्सपीरियंस हमारा जो लाइफ का वो उसका साथ ऐड करके बता रहा हूँ, ताकि आपको ये सब आपके पास कहीं ना कहीं तरीके से आपको जानते हो, आप भी जानते हो। तो उसके बाद मैंने वहां पे काफी साल होने के बाद हम इंडिया कैंप गए। वहां पे प्रसाद राव सर कोच थे और साथ में उदय सर भी था। तो प्रसाद राव सर हेड कोच है, उन्होंने कई साल से कोचिंग दे रहा है, तो हमें उनका साथ भी बहुत कुछ मिला, क्योंकि वो अपना हिंदुस्तान का बहुत बड़ा कोच है और पूरा वर्ल्ड का है, वो तो ऐसी है उनको ज्यादा बोल नहीं सकता, लेकिन उधर बहुत कुछ मिला, उनसे भी बहुत सीखा। उसके बाद हम धीरे धीरे फिर हमने NS के लिए आया। तो कहने का मतलब है फिर आया उधर ही कोचिंग फील्ड में। अगर NS में हम लोग जाते नहीं, हो सकता है हम इतना चेंजमेंट ना आते हो, कभी हमें लगता है उधर तक जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं है। वहां पे काफी चीज बेसिक्स मिलता है, बेसिक सीखने का मिलता है। हमें कैसे ऐसे तो हमें सब कुछ पता है, लेकिन कुछ चीज को कुछ लोगों को उनको स्टूडेंट को हमारा
बच्चों का कैसे बताना, ये शायद नहीं हो पाएगा, जितना भी बड़ा हो, जितना भी अच्छा प्लेयर हो। तो ये इम्पोर्टेंट है। जब मैं वहाँ आया, तो श्रीधर सर ऑलरेडी वहाँ पे है, वो भी कोच है। उसका साथ मेन उधर नटराज सर था। नटराज सर से हमें ज़्यादा वो नहीं मिला, तो हम उस साल, 1 साल, जितना हमें नटराज सर से हमारे को क्या नॉलेज ले सकता है, सर हर वीक में टाइम निकल के क्लास लेते थे। वो क्लास हम बहुत इंटरेस्ट से, बहुत इम्पोर्टेंट बोल के उसको ध्यान रखते थे। उसका साथ सोमन सर भी थे। तो इसमें जो श्रीधर सर हैं, सोमन सर हैं, ये ज़्यादातर डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। श्रीधर सर हर स्किल का करता है, और ये भी है, और नटराज सर भी। मतलब कहने का मतलब, अगर कोच है तो उसको सारे नॉलेज का जरूरत है। तो हम वहाँ पे उधर फिर सीखने के बाद, हम जब बेसिक कहाँ से गया, वहीं पे फिर एंड पे फिर हमारे को वही हमारा जो बेसिक कोच है वो उधर मिल रहा है। तो काफी चीज हमें ऐसे ही इंडिया कैंप में भी अलग अलग हमारे डिपार्टमेंट का मैच होता है, अलग अलग कोच होता है। तो ये सब हमारा नॉलेज है। तो आपको इसलिए बताया कि ये आज के दिन में सभी हमारे हिंदुस्तान के एक कोचेस में रोल मॉडल है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो अभी हम अपना जो मैंने ये जो बेसिक इसलिए बताया कि वहां तक हम आ गए, अभी दोबारा आपके पास सामने कोच बन के रह रहा है। तो प्लेयर तो बन सकते हैं, लेकिन कोच भी बनना है, तो उसमें बहुत चीज हमें हाँ सीखने का था और सीखने का मिला है। उसमें सबसे पहले मैं ये, अभी जो हमारा जो टॉपिक है उसमें मैं आता हूँ। उसमें ये है कि एक तो ट्रेनिंग हम किसके लिए, किस लेवल का और कितना दिन, ये सब देख के हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना पड़ता है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाने से पहले, नहीं तो बनाते टाइम, हमारा पास उनका मेन फिटनेस लेवल को देखना पड़ता है। अगर फिटनेस लेवल हम नहीं जानते हैं, अगर फिटनेस लेवल के ऊपर हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, तो हम कभी उस टीम को एक कंपटीशन में मुश्किल से लड़ा सकता है। क्योंकि जब तक फिटनेस नहीं है, वो कितना भी स्किलफुल हो, वो सक्सेस नहीं हो सकता। वो कुछ दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए, कुछ मैच के लिए हो सकता है। तो उसमें फिटनेस में आपको पता ही है, कहीं भी कुछ भी इंटरव्यू के लिए, मतलब जो भी टेस्ट के लिए या फिर कोई भी सिलेक्शन के लिए जाता है, तो वहां फिटनेस टेस्ट रखा जाता है। वो टेस्ट इसलिए रखा जाता है कि पहले लड़का ट्रेनिंग, उसको सिलेक्शन लेने से पहले ये मालूम पड़ता है उसको क्या चीजों में कमी है, और वो हम सिलेक्शन लेने के बाद हमें इमीडिएटली उसका ऊपर हम ट्रेनिंग दे सकता है। तो ये जो मेन उसको बोलते हैं, मतलब एक होता है मोटर क्वालिटी, मोटर एबिलिटी, उसमें स्पीड, इंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, ये सब आ जाता है। लेकिन ये सब मिलके एक कोऑर्डिनेशन बनेगा, तब वो प्लेयर उस लेवल में उसका स्किल का ऐड करने के बाद हम देख सकता है। अदरवाइज कभी भी स्किल से वो सक्सेस नहीं हो सकता है। तो मेरा यही है, जब हम सबसे पहले कोचिंग शुरू करता है, तो उस कोच को ये मालूम होना चाहिए मेरा टीम का, मेरा या मेरे को जो टीम मिल रहा है उसका लेवल क्या है। तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट क्या कि एक कोच है, वो कोचिंग फील्ड में स्टार्ट कर रहा है, तो वो एक कबड्डी प्लेयर था, नॉर्मली उस फील्ड में आ रहा है, वो प्लेयर था, वो कोचिंग के लिए आ रहा है। तो हमें एनएस में भी सिखाते हैं काफी चीजें, लेकिन हमने इसे नहीं सोचते अरे ये तो ठीक है, कभी ऐसे हो जाता है भाई ऐसे, इसमें क्या है। लेकिन तो क्या चीज है इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है डिसिप्लिन। इस डिसिप्लिन में भी बोलता है क्षमता,
जी, मेरे को ये जो हमारा जो होता है शांत, मतलब कोई भी चीज़ को हमने एकदम प्रेशर नहीं आना। सबसे पहले अगर उसके पास कोचिंग करना है, तो उसको ये मालूम होना चाहिए कोचिंग का टाइम। अगर एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ, अगर 4 बजे कोचिंग स्टार्ट है, तो नॉर्मली लेवल अगर वो बेसिक मतलब अगर वो जो सब जूनियर बच्चे हैं, तो हो सकता है मेरे ख्याल से 1 घंटा उसके ऊपर नॉर्मल हो जाता है प्रैक्टिस। अगर वो जूनियर है, तो थोड़ा उससे ज़्यादा, अगर वो सीनियर है, उससे भी ज़्यादा। लेकिन ये जो सब जूनियर, जूनियर, सीनियर वो एक नॉर्मल जगह पे बोल रहा हूँ, लेकिन वही दूसरा जगह पे जाता है, तो उसका और थोड़ा उन उन बच्चों का, उन स्टूडेंट का, उनका फिटनेस को देखते हुए हम उसको आगे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिसिप्लिन में अगर हम 4 बजे का प्रैक्टिस है, अगर कोच 4 बजे रहता है, तो नॉर्मली प्लेयर्स 4 बजे आ जाएँगे। लेकिन अगर अगर हम गाँव में करते हैं, हो सकता है या पहले हम कोच बन के आ रहे हैं, तो वहाँ का जो सिस्टम है, वो पता नहीं चलेगा। वो 4 बजे है तो कोच बोलता होगा पहले कोच कैसे था, उस हिसाब से वो करेंगे। तो एक कोच का होना चाहिए अगर 4 बजे है तो 4 बजे वहाँ पहुँचना। अगर उसका कोई काम रहता है, वो तो फिर अलग हो गया। लेकिन जो में ट्रेनिंग चालू है, वहाँ एक नहीं तो दूसरा कोई ना कोई कोच रहता है, तो टाइमिंग को कीप करना इम्पोर्टेंट है। अगर वो टाइमिंग मेंटेन नहीं करा, तो मेरे ख्याल से धीरे-धीरे प्लेयर्स का भी टाइमिंग गलत हो जाएगा, वो कभी टीम बन नहीं सकता। कैसे कि अगर मैं 4 बजे ठीक है, नहीं कोई एक कोच मान लो 4 बजे नहीं जाता, तो लड़कों का भी मन में मेंटली वो प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है कोच साहब तो 4 बजे नहीं आता है, वो तो आते-आते 4:30 हो जाते हैं। लेकिन ये टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसे है, लेकिन मैं जिसने भी जैसे भी हो, उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये एक हमारा एक्सपीरियंस और एक्चुअली जो सिस्टम है, वो होना चाहिए। अगर वो 4 बजे है, 4 बजे ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, तो बच्चों का भी पता चल गया, भाई 4 बजे ट्रेनिंग स्टार्ट है, वो उनको मालूम है, हम सब जूनियर है, हमारा ट्रेनिंग 1 घंटा रहता है या फिर 1.5 घंटा रहता है। अगर वो जूनियर है, उस हिसाब से, अगर सीनियर है, उस हिसाब से। नहीं है, बीच का जो ट्रेनिंग प्लान है, इसमें कम भी होता है। मतलब अगर सेशन 3 है, तो शायद बीच का सेशन कम होगा या बीच का सेशन ज़्यादा होके लास्ट सेशन कम होगा, तो उस हिसाब से उनको मेंटली प्रिपेयर रहते हैं। अगर हम लोग ही 4 बजे का जगह 5 बजे गए, तो वो लोग भी सोचेंगे, पता नहीं कब तक कराएँगे, क्या कराएँगे? कुछ उनका मेंटली वो प्रिपेयर नहीं रहेंगे, मेंटली अपसेट रहेंगे। ये हो गया सबसे पहले उनका डिसिप्लिन का। तो ये डिसिप्लिन होनी चाहिए। अगर हम उधर टाइम पे ट्रेनिंग जो भी प्रॉपर हम नहीं रहते, तो उसका असर प्लेयर्स को पक्का पड़ता है। और हमारा मेन काम ये है कि अगर हम ट्रेनिंग करते टाइम हमारा जो भी है या फिर और कुछ भी बात वहाँ पे ग्राउंड पे आ नहीं सकता। क्योंकि अगर एक बात ध्यान रखने का है, अगर हम गलती से बच्चों से ट्रेनिंग कराते टाइम मान लो 2-3 महीना, 6 महीना से ट्रेनिंग चालू है, 1 साल हो गया, जो भी है। एक लड़का हम सोचते हैं ये बहुत कर सकता है, लेकिन वो उतना नहीं कर पाता है। तो उस जगह पे हम गुस्सा होना या फिर कभी-कभी गलती से भी हमें मालूम नहीं पड़ता, हम हाथ उठा लेते हैं। इनमें से शायद ऐसे अगर हमारा आदत है, तो शायद लड़के एक तो इम्प्रूव होना बहुत मुश्किल है, दूसरा उनका मन में डर ही रहेगा, डर रहते हुए वो प्रैक्टिस करेंगे, तो उनका जो जहाँ पे वो करना चाहता है, वो नहीं पहुँच तो इसीलिए कोच को बहुत कुछ शांत रख के काम करना पड़ेगा। इसमें कोच उसका साथ अगर टाइम मिलता है, तो अपना ग्राउंड में या फिर उसका अपना क्या बोलते हैं स्पेशल अपना क्लास लेक्चर में उनको समझाना पड़ेगा, क्या है उसका प्रॉब्लम? क्यों उसको नहीं आ रहा है? उसको कभी भी हम मोटिवेट ही करना है, डिमोटिवेट करना नहीं। उसको मोटिवेट ही करना है, भाई तू कर सकता है, तेरा क्या प्रॉब्लम है? और इसका साथ-साथ मेरा नॉलेज में यही है, इसका साथ-साथ उनको
अगर वो बच्चे हमारे पास ही रहता है, तो भी अगर वो बच्चा रोज अपना अप एंड डाउन करता है, जैसे भी है, तो उनका अगर किसी लड़का अच्छा परफॉर्म आता था, बीच में ब्रेक हो रहा है, तो उसके बारे में हम उनका पेरेंट्स से या उनका कोई भी नेबर से जानना भी ज़रूरी है, या फिर खुद उनसे बात करके क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि घर का प्रॉब्लम भी उसका परफॉर्मेंस अप करने में तकलीफ करता है। तो ये है कोचेस का मेन जब ध्यान रखने का बात है। और तीसरा क्या है कि जब हम बेसिक जो सिखाता है, उसमें हमें पूरा उसका फ़िटनेस के ऊपर ध्यान रखना ही पड़ता है, पहले बात। और क्योंकि हमारा गेम 40 मिनट खेलना है। 40 मिनट खेलना है तो उसके पास हर क्वालिटी फ़िटनेस का एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ सब चाहिए। अगर एक चीज़ भी कम है, तो उसका परफॉर्मेंस थोड़ा कम आ ही सकता है। अगर इनमें से ये सब मिलके वो अगर स्ट्रॉन्ग हो गया, तो फिर हम उसको स्किल के ऊपर बिल्कुल ध्यान रख सकता है। अगर हम इसके ऊपर ध्यान नहीं रखेंगे, बिल्कुल वो लड़के कितना भी लेवल होने के बाद, वो जो हम सोच रहे हैं उतना सक्सेस नहीं हो सकता। क्योंकि आजकल हमारा गेम मैट में हो गया, उसमें फिक्स है, अभी मैट है, मैट के अलावा गेम नहीं। तो मैट में है तो अगर उसका बेसिक, दूसरा बात बेसिक, जो बेसिक उसका स्किल, बेसिक स्किल अगर उसका परफेक्ट नहीं है, मान लो वो ग्राउंड में आके जिस एंगल से खड़ा होके अगर राइडर है तो किक मारता है या टो टच मारता है, वो टो टच मारते टाइम उसका लेग का बैलेंस, लेग का एंगल, ये सब ठीक नहीं है, या फिर उसको टो तरीका से नहीं है, तो इंजूर हो जाएगा, क्योंकि जूता में खेल रहा है, तो इंजूरी 100% होगा। तो अगर ये सिस्टम बेसिक से ही हम ठीक करके आ गया, तो उसका स्ट्रेंथ भी परफेक्ट हो गया, तो वहाँ पे इंजूर होना कम होगा। बाकी जो नॉर्मल इंजूर होता है, जैसे कहीं सिर में लग गए, कहीं और कट गए, ये सब नहीं है। ये तो गेम का एक पार्ट है, लेकिन बड़ा इंजूर है, वो भी पार्ट है, लेकिन वो चीज़ को बचाने के लिए फिटनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। इस फिटनेस का साथ हमने स्किल करना है। अगर हम उसका लेवल, उसका कैपेस वही है उसका मोटर क्वालिटी हम नहीं समझेंगे तो फिर नहीं होगा। अगर उसके पास क्या कमी है, वो होना चाहिए। इसीलिए हमने कहीं भी जाता है तो पहला उधर एक टेस्ट लेते हैं। उसमें 16 टू 10 वो शटल रन, ब्रॉड जंप, ऐसे काफ़ी चीज़ें रनिंग कराते हैं। ये सब पता है, नहीं है तो भी आजकल नेट में सब कुछ मिलता है क्या करना। लेकिन जब तक कोच का कोच का परफेक्ट मतलब वो नॉलेज नहीं है, तो फिर वो इंजरी का कारण ही हो सकता है। क्योंकि उसका बेसिक एक स्किल आता है, दूसरा स्किल नहीं आता, तो क्या होगा? उसका आधा आता है तो वो करने लगेंगे, तो जैसे-जैसे उसका परफॉर्म अप होते हैं, वहाँ पे इंजरी होने का चांस है। तो डिफेंस हो, राइडर हो, उनका उनका स्टैंड परफेक्ट होना चाहिए, तब हम इंजरी से बचेंगे। इसके लिए कोच को एक रोल मॉडल होना चाहिए, उसको डेमोन्स्ट्रेशन करना आना चाहिए। जो कोच है, वो एक-एक स्किल को, एक-एक पार्ट को उसको समझा के, ये यहाँ से ऐसे करने से ऐसे होता है। उस उस तरीक़ा से एक-एक स्किल कर करके फिर वो दूसरा स्किल और उसका पूरा उसका कंप्लीट सिखाना चाहिए। नहीं है और सिखाते टाइम भी ऐसे ही है, एक कोच एक स्किल को एक टाइम, ये नहीं है हम सब स्किल एक बार डाल दिया, तो उसमें कोई इम्प्रूव नहीं होता। नॉर्मली एक प्लेयर है, उनके पास 2-3 स्किल होना चाहिए। एक ही स्किल से खेलने वाला इतना इम्पोर्टेंट, इसका मतलब स्किल मतलब एग्ज़ाम्पल एक राइडर का बता रहा हूँ मैं। अगर एक राइडर बोनस डालता है, अच्छा स्केटिंग है, लेकिन उसका साथ उसका हैंड टच, टो टच, नहीं तो किक से पॉइंट लेने वाला,
ऐसे या बैक किक, इस तरीके से कई मतलब टच है। उसमें अगर वो हैंड टच में अच्छा है और बोनस भी अच्छा है, तो रिलीव भी अच्छा होना चाहिए। तब रिलीज भी अच्छा होगा, तब वो सक्सेस है। तो अगर उसका पास एक ही स्किल है, एक बोनस डालता आता है, तो अगर उस टीम में अच्छा कवर है, अच्छा कॉर्नर है, अच्छा एक्ल होल्डर है, तो वो सक्सेस नहीं होगा। तो उसको बेसिक उसको इम्प्रूव करना ये कोच का काम है। अगर कोई भी एक प्लेयर गाँव से लेके जूनियर तक जाके वापस आता है, तो उसी स्किल से वो इम्प्रूव नहीं होगा। अगर वो कोच सिर्फ उतना ही सिखाता है, सब बोनस लेते आता है, तो नहीं होगा। उनमें आगे का स्किल का कैपेसिटी है, टैलेंट है, उसमें कुछ भी हो सकता है। वो उसको हम कंप्लीट उसको समझा के, उसको ऊपर हम ध्यान रख के उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो ये तो मेन कोच, अब जैसे कोचिंग हम शुरू करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि 2 टाइप का मतलब हमारे पास कैंप रहता है। उसको एक बोलते हैं शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। ये 2 तरीका से हम कैंप लेते हैं। ठीक है? ये जो शॉर्ट टर्म है, उसमें क्या होता है कि अभी मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। गाँव में कबड्डी चालू हो गया, चैंपियनशिप शुरू हो गया, भाई डिस्ट्रिक्ट का कैंप है। तो एक कोच को बोल दिया भाई डिस्ट्रिक्ट कैंप है। क्या कितना? 1 हफ्ता। हफ्ता में वो टीम जाना है। मतलब डिस्ट्रिक्ट या स्टेट चैंपियनशिप होना है। तो उसमें लॉन्ग टर्म के टाइम नहीं है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम शॉर्ट टाइम है, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा उन टीम का कॉम्बिनेशन ही बना सकता है। टीम में क्या कमी है, कहाँ पे कैसे वीक होता है, कितना प्लेयर का टाइम पे ये अच्छा खेलते हैं, कौन-सा एरिया में हमारा वीक है। ये सिर्फ हम पकड़ के, और अगर हमें मालूम है हमारा स्टेट के बारे में, आगे का जो भी 11 टीम जो भी जितना भी टीम बनता है, उनका भी जो हमारा मुकाबला का टीम है, उनमें क्या मतलब अच्छा क्वालिटी है। वो अगर हमारे से वीक है, हम वीक है तो हम उसको सुधारना है। वहाँ पे अगर वीक है, तो वो हमें इधर उनके लिए स्ट्रॉन्ग और बना के समझाना है। उनका अच्छा तो है ही, इधर उसका हम कवर करना है, उनका वीक को भी हम और मतलब वो वीक करने का प्लान करना है। उससे अच्छा हम अगर उसमें उस टाइम जाके हम पूरा दिन रगड़ने लग जाएँगे तो हमारा परफॉर्मेंस नहीं है। और दूसरा क्या है कि सेम डिस्ट्रिक्ट, स्टेट वगैरह ऐसे ही रहता है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि कोई डिपार्टमेंट या साई साई में जैसे कि सीओ मतलब सीओ मतलब सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस, उसमें साल भर रहते हैं बच्चे, और वो बच्चे भी मतलब उस फॉर्म में रहते हैं कि उनका पीक टाइम मतलब जो बॉय जूनियर बोलते हैं उसमें पीक उसमें रहता है। तो उनका लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग रहता है, उसमें उनका बहुत कुछ सिखाने का रहता है। उनमें उसको फिटनेस भी कर सकता है, उसका कॉम्पिटिशन का भी तैयार कर सकता है, उनको स्किल भी बढ़ा सकता है, हर चीज़ कर सकता है। सेम अपना इंडिया कैंप और डिपार्टमेंट टीम को, ये सब है, जितना भी हम उस टाइम लोड दें, उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम हम बना के रखना पड़ता है। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के हिसाब से ही हम धीरे-धीरे लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आते हैं तो मतलब हर लड़के एक-दूसरा का बराबर-बराबर कर रहते हैं, तो उनमें हम कितना जल्दी, कितना हमारा पास टाइम है, उतना हमें आगे अप करके ही देना है, वो ये होता है रिज़ल्ट। इसलिए साई का जो भी बच्चे सबसे ज़्यादा हमारा इंडिया खेलते हैं, और जो अभी इंडिया खेले उनमें सब में ज़्यादा उधर से आते हैं, तो वो उधर टाइम है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं रहता। लेकिन इससे पहले जो कोच जो भी इस फील्ड में आते हैं, उसका सबसे पहले काम है वो अपना खुद का, कभी-कभी उनको ग्राउंड में बच्चे भी नहीं मिलेंगे। अगर वो कबड्डी के लिए आगे करना चाहता है, तो उसको वो ये चैलेंज। तो सबसे पहले अपना ग्राउंड बनाना, मतलब अपना गाँव में लड़कों का उधर आने का एक, वो बोलते हैं ना, वो टीम उधर बन गया, उधर प्रैक्टिस चालू हो गया,
ये कर दिया तो उसका फिर शुरू हो गया। अगर वहीं पे वो नहीं करता, फिर आगे जाके इतना ढूँढने से भी बहुत मुश्किल है। जहाँ पे नहीं है, कोच को जाना पड़ेगा, कोच को बात करना पड़ेगा, बच्चों को ये करना पड़ेगा, उनसे मिलके, उनका परिवार से। लेकिन ये हो गया मेरा ख्याल से तो 5 साल पहले की। आज के दिन में बच्चे हैं, बच्चों में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि प्रो कबड्डी आ गया। तो प्रो कबड्डी आ गया तो हमने सीधा अभी कोई मतलब नहीं सिंथेटिक मैट में ही प्रैक्टिस, सिंथेटिक मैट में ही मैच। हर गाँव में हर जगह पे जाएगा तो प्रैक्टिस होता है। लेकिन प्लेयर बहुत है, कोचिंग के लिए भी रेडी है, लेकिन हमारे पास कोच को शायद मेरा हिसाब से कोच का अभी भी कमी है। क्योंकि अगर हम एक ही जगह देखते हैं, हम ऊपर लेवल कोई ऊपर नहीं आते। जो भी मैंने कोचेस का बोला, उन्होंने नीचे से हमारा काम करके, हमारा कोचिंग में नाम बना के, उसमें कुछ काम करके अपना लड़कों का बना के ऊपर आया। तो आप लोगों के लिए भी वही है, ये कष्ट हम जहाँ पे भी हैं, अगर आप नौकरी में आपको उधर टीम बनाना है, तब आपको काम है, उसके लिए पीछे पड़ना पड़ेगा। लेकिन आज का दिन में बनाने में आसान है, क्योंकि आज सभी घर पे यही चाहते हैं। पहले तो कोई बोलेंगे नहीं भाई कबड्डी में जाओ, क्योंकि पूरा इंजरी होता है। लेकिन आज अगर आप कबड्डी के लिए बोलेगा तो घर पे भी बच्चे यही बोलता है मुझे कबड्डी खेलना है। तो आपके पास पूरा ऑप्शन है, आप अच्छा एक कोच बन सकते हो, आज आप अच्छा बच्चों का बना सकते हो, प्रोडक्शन कर सकते हो, तो ये सब आपके ऊपर है। तो अभी मैंने ये वो लेवल हो गया, मैंने साई तक बोला, इंडिया कैंप तक साई तक। अभी मैं वही प्रो का बता रहा हूँ। प्रो कबड्डी में भी यही है, हमारे पास कम टाइम मिलता है, क्योंकि कंपटीशन लॉन्ग टाइम रहता है और कोचिंग कम टाइम। क्योंकि कम टाइम नहीं है, लेकिन उस प्रोसीजर जो हमारा ऑक्शन वगैरह स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के बाद जब टाइम जो भी मिलता है, उसमें प्रिपेयर करके कैंप रखना पड़ता है। उस कैंप में हमें हर जगह का खिलाड़ी मिलता है। उस खिलाड़ी को जितना हमारा नॉलेज में है, वो तो ठीक है, जो नॉलेज में नहीं है, उनका हमने फिटनेस से लेके मतलब गेम में, ये सब चेक करके उसके बाद हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हर कोच का यही तरीका बोल के मैंने सोचता हूँ, मेरा समझ में भी यही है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, उसका पहले फिटनेस देखेंगे, उसके बाद गेम देखेंगे। जिसका गेम हमने कुछ दिन से नहीं देखा, उसका गेम अगर लेवल में है, परफॉर्म में डाउन है या फिर अच्छा है, तो इन सबको हम नोट करके भाई ये प्लेयर है 2 परफॉर्म अच्छा है लेकिन अभी नहीं है उनका, अभी दोबारा लाना है। ये जो 4 प्लेयर है, मैंने सोचा नहीं लेकिन प्रो का ऑप्शन होते ही इन्होंने मेहनत किया। ये अभी पिक पे है, मतलब उसी लाइन में है, जहाँ पे हम नेशनल में देखा या फिर टूर्नामेंट में देखा वही पिक पे है, या लास्ट ईयर का वो उसमें है। लेकिन कुछ नए लड़के बहुत अच्छे हैं, कुछ लड़के हैं उनके पास क्या कमी है? ये हम में जो भी कोच का काम है, उसको पूरा फाइंड आउट करके हर एक सेशन में देना। अगर उसका वेट ट्रेनिंग में कम है, तो वेट ट्रेनिंग का प्रोग्राम बनाना। अगर किसी का स्पीड में कम है, स्पीड का कम करना। लेकिन ये जो काम करते टाइम जिसके पास स्पीड नहीं है, उसका हो सकता है बेसिक लेवल में ही कम है, तो उसको वहाँ लेवल में आने का बाद जो उस लेवल में जो लड़का एक लीग का लेवल में आता है, तो वो सोचता है, "अरे यार! मैं इतना किया नहीं, मैं करने का क्या ज़रूरत है?" सेम यहाँ पे अगर वेट नहीं उठाया, तो कोच का मालूम होना चाहिए किसका कितना वेट उठाना, कितना मतलब उसको वेट ट्रेनिंग देना है। तो वो अगर हम करते टाइम अगर उसको ऐसे लगता है, मेरे को ज़्यादा हो रहा है या और कुछ है, तो वो उनका बेसिक में उनका वो तकलीफ है, मतलब बेसिक लेवल में उसका वेट ट्रेनिंग में इंटरेस्ट नहीं रखे या फिर कोच ने उसके ऊपर पीछे नहीं पड़ा। उस बाद वो इसको एक स्ट्रेस समझता है। तो उसको हम उसको तरीके से समझा के उसका गेम का कुछ उसके आजकल पूरा लाइव में मैच भी आता है, तो उसका भी क्लिप रहता है और हम ट्रेनिंग में भी करते हैं, तो उसको दिखाना पड़ता है, देखा तेरा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्यों चाहिए? उसका क्या कारण है?
तू तो ऐसे बोल देता मैं करता हूँ, तो इस जगह पे तेरा पावर होता तो सक्सेस है। भाई तेरा स्पीड होता तो ये तुम डिफेंस कर रोकता, नहीं तो ये कैच तेरा बनता, नहीं तो तू राइड में पॉइंट लेके आता। तो ये है इम्पोर्टेंट कोच के लिए, हर आदमी को हर समझाने के लिए। ये नहीं है एक ही ट्रेनिंग डाल दिया, भाई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है आज, सभी एक तरफ का स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा है, किसी को हो रहा है किसी को नहीं हो रहा है, लेकिन सेशन खत्म। उसमें ये नहीं, उसमें हमने हमारा तो जो सही है उनका तो तस्लीम नहीं होगा, वो इतना ही हो सकता है भाई हमने ट्रेनिंग करके आया, मतलब क्या है उसमें 4-5 का इफेक्ट आया, 5-10 का इफेक्ट नहीं है। तो इसको ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आज का ट्रेंड है प्रो कबड्डी, सबको पता है, तो वहां तक हमारा कबड्डी पहुंच भी गया। तो हमें कोच को बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत, मतलब उसको इतना ही अपना काम करना है, वो जहाँ पे लेवल में उतना काम करना है। लेकिन अगर कोच को जिस स्किल वो समझाता है, किस स्किल को वो बच्चों को सिखाना जा रहा है, कौन सा टेक्निक बताने जा रहा है, अगर उसका डेमोन्स्ट्रेशन आना इम्पोर्टेंट है, वो उसका मालूम मालूम होना चाहिए, वो करके दिखाना चाहिए, वो साथ में मिलके उसको करेगा, मतलब उसको कराते कराते वो सक्सेस मतलब परफेक्ट होता है, तभी कोच सक्सेस होता है। अदरवाइज उसके लिए फिर लॉन्ग टाइम वेट करना पड़ेगा, तो फिर उसका रिजल्ट उतना जल्दी नहीं मिलेगा। तो डेमोन्स्ट्रेशन इम्पोर्टेंट है कोच का, वो हर चीज को मालूम, उसको मालूम होना चाहिए, जैसे ट्रेनिंग दे रहा है, जैसे ट्रेनिंग बना रहा है, उस वो किसके लिए बना रहा है, उसमें क्या है। सेम टाइम किसी का भी कोई भी चीज ग्राउंड के अंदर मालूम होना चाहिए, कोच को बताना कैसे है, उसका क्या कमी है। अगर इसीलिए ये एनआईएस करते टाइम, इसीलिए बेसिक चीज दोबारा हमें सीखने का मौका मिलता है। जिसका पास मालूम है, जिसका ये सोचता है मेरे को मालूम है, किसी के पास तो स्किल रहेगा, लेकिन ये तो नहीं है कोई, अगर एक डिफेंस में मतलब एक कॉर्नर पे 5-6 ओल्ड है, उसमें किसी को 1 पता है, किसी को 2 पता है, किसी को 3 पता है, चौथा आता ही नहीं, वो कभी करता ही नहीं। लेकिन अगर वो एक कोच बनने का टाइम पे वो सीनियर प्लेयर बन के वो रिटायर्ड होता है, अगर कोचिंग में जाता है, वहाँ पे बहुत कुछ बेसिक सीखने का मिलता है। यही है, वो खुद भी कर सकता है जब वो सीनियर होता है, लेकिन कहना है इसका इम्पोर्टेंट बहुत है, उसमें काफी चीज हम सीखने का है। तो वही चीज आप लोगों भी मतलब सीखना चाहिए, दूसरा कोचों से, सीनियर अच्छे खिलाड़ियों से, उनका भी जरूरत पड़ता है कोचों का, ऐसे नहीं है एक आदमी को सब पता है, मैं तो नहीं सोचता। हमारे जो बड़ा है वो अलग बात है, उनको बहुत एक्सपीरियंस है, उनसे हम सीखते हैं देखते हैं, तो लेकिन जो भी नीचे है उनसे भी हमें सीखना मिल रहा है। तो मैं वही है, मैं अपना एक जनरली आपको एक कोचिंग का सजेशन, कोचिंग का कैसे करना क्या है, ये मेरा आज इतना ही टॉपिक था। कुंबले सर, हेलो हेलो हेलो, सुन रहा हूँ। हाँ, कोई भी तकनीकी ऑफिशियल्स को या कोचेस को कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं कुंबले सर से। महेंद्र साहू जी ने हैंड रेज किया है, क्या पूछना चाहते हैं आप? महेंद्र साहू जी। शैलेंद्र सिंह राजपूत। प्रवीण सिंह। गुड इवनिंग कोच साहब, आवाज हमारी सुनाई दे रही है कोच साहब? हाँ सुनाई दे रही है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं प्रवीण सिंह रांची झारखंड से बोल रहा हूँ। हाँ हेलो, सुनाई दे रहा है आप? हाँ कोच साहब, हमें पूछना है कि 5-4-3-2
का रेडर बनाने के लिए किन किन कोचिंग किस प्रकार का कोचिंग एक रेडर को करवाना होगा? हेलो हेलो। हाँ, अभी सर जवाब दे रहे हैं हम। सर आपने सुना? सर क्या सर को आवाज मेरी आ गई क्या? पहुंची क्या? अभी आ गया। अच्छा सुनो, सुन रहे हो ना? हाँ मैं सुन रहा हूँ साहब। तो देखो, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है ये बहुत बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है। एक राइडर 6-7 में मैक्सिमम राइडर पॉइंट लेके आते हैं, लेकिन यस 4-3 तब मैच में भी और जो भी टीम का इम्पोर्टेंट टाइम आवाज क्लियर नहीं आ रहा, सुनाई नहीं दे रहा है मेरे को। अच्छा अभी आ रहा है? हाँ अभी आवाज आ रहा है? हाँ कुछ साहब अभी आवाज आ रही है आपकी। मैंने ये कह रहा था, हर टीम का प्रॉब्लम ही है 3-4-5 का जो डिफेंस है उनको कैसे टूटे, मतलब एक राइडर 3-4-5 में कैसे पॉइंट लेके आए। तो आपने पूछा इसके लिए क्या करना है, तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उसको ग्राउंड में वो एरिया रहता है, मतलब हम जहां से कबड्डी स्टार्ट करके किसको अटैक मारना है। एग्जाम्पल, अगर कोई भी राइडर खेलते खेलते 4 में 5 में 3 में फिर भी हो सकता है, 4 और 5 में अगर वो कॉर्नर से, मतलब अगर एक राइट राइडर है वो अगर जाके लेफ्ट कॉर्नर को अटैक मारने जाता है तो 99% कैच होने का चांस है उस एरिया, मतलब वो एरिया 5 के लिए डेंजरस है। समझ रहे हो? अगर वो 4 का हो तब भी सेम सिचुएशन बनता है, लेकिन 3 के लिए नहीं है। तो उसके लिए ये जो फिटनेस है वो तो सेम है, उसमें कोई चेंज के लिए मेरे को नहीं लगता, लेकिन ग्राउंड में हम जो फुटवर्क करते हैं और जिस एरिया में खड़ा होके किसको अटैक करना, ये इंपॉर्टेंट है। इसको इसको हम प्रैक्टिकली आपको मतलब समझा सकता है, लेकिन आपको इतना मालूम होना चाहिए सिंपली 5 और 4 में, 3 में तो नहीं है, 5 और 4 में अगर लेफ्ट राइडर है तो वो जाके राइट कॉर्नर का टच करने जाएंगे तो 99% कैच का चांस है। अगर वो राइट राइडर है लेफ्ट कॉर्नर को डायरेक्ट कॉर्नर जाके अटैक करता है तो नहीं मिलेगा, उसको एरिया चेंज करना पड़ेगा, एक जगह पे खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, फुटवर्क का ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही सर दूसरा सवाल यहाँ पे विशाल सिंह ने कोडरमा से किया है। इन्होंने पूछा है कि एक कोच होने के नाते एक कबड्डी प्लेयर के शरीर के किस हिस्से पर सबसे ज्यादा काम करना चाहिए जिससे प्लेयर का गेम डेवलप हो, ये विशाल जी ने पूछा है। ओके। सबसे पहले बात है, उन्होंने पूछा, अच्छी बात है, अच्छी पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है। सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखो, एक बिल्डिंग बनाने के लिए उसके लिए स्ट्रॉन्ग चीज क्या है, उसका फाउंडेशन। उसका फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है वो बिल्डिंग ज्यादा दिन नहीं रहेगा। दूसरा, अगर कोई प्लेयर उसका लेग, अगर उसका वो मतलब कोई भी लेग पार्ट उसका इंजुरी है तो कितना भी करके वो सक्सेस नहीं हो सकता। तो सेम है, सबसे पहला हमारा फिटनेस है, मतलब नीचे का हमारा जो लेग है वो स्ट्रांग होना चाहिए। अगर लेग स्ट्रांग है, एक मैच के लिए एग्जांपल बता रहा हूँ, एक
सिचुएशन के लिए, मतलब एक राइड के लिए या ये 5 मिनट के लिए मैंने हाथ को, अगर मेरा इंजुरी है तो भी मैं थोड़ा देर के लिए संभाल के और तरीके से मैं पॉइंट लेके आ सकता हूँ या कैच कर सकता हूँ। लेकिन फायर का हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हमारा लोअर पोजीशन बहुत स्ट्रांग होना सबसे पहला इम्पोर्टेंट। सर YouTube पे अभी लाइव चल रहा है ये शो, उसमें MP ग्वालियर से संदीप पटेल जी ने सवाल पूछा है कि सर राइट कॉर्नर खेलने वाले प्लेयर को क्या क्या प्रैक्टिस पर फोकस करना चाहिए? राइट कॉर्नर को सबसे पहले देखो, कॉर्नर दोनों एक ही जैसे रहता है, तो उनमें मैं बताऊंगा, उनमें काफी स्किल है। राइट कॉर्नर का एंकल होल्ड है और टाई होल्ड है, और दोनों टाई होल्ड मतलब बोथ लेग एक साथ, और डाइविंग और चेन होल्ड, और चेन होल्ड वही और एक कैच है। जब राइडर, अगर ये राइट कॉर्नर है तो राइडर राइट साइड राइड करता है, लेफ्ट कॉर्नर का सामने राइड करते टाइम डायरेक्ट कैच होता है। तो ये सब राइट कॉर्नर का है, लेकिन इसको क्या क्या करना पड़ेगा, तो ये जो मैं अभी तक जो बताया वो सबके लिए है, और डिफेंस का भी राइडर का भी हो गया। इसमें अगर उसका कॉर्नर का जगह कैसे इंप्रूव करना है, तो वो फिर हमको प्रैक्टिकली उसका पास थोड़ा, मतलब जो कोच का पास वो टाइम लेना पड़ेगा। वो ये धीरे धीरे उसका स्पेसिफिक एक्सरसाइज है, स्पेसिफिक एक्सरसाइज वो राइट कॉर्नर और लेफ्ट कॉर्नर इक्वल है, ऐसे कुछ ज्यादा नहीं। कवर का भी है, लेकिन थोड़ा सा चेंज रहता है कि कवर का एरिया कम रहता है, कॉर्नर का ज्यादा रहता है। यही सर एक सवाल पूछा है ओम चौहान महाराष्ट्र बुलदाना से कि सर नी इंजरी के बाद सर गेम में कैसे वापस आया जा सके? तो नी इंजरी तो एक तो सर सबसे पहला है, नी इंजरी उसको कब हुआ और कितना महीना का हुआ, महीना पहले हुआ। दूसरा उनका एज, ये सब में डिपेंड रहता है। लेकिन नॉर्मली मैं बोल रहा हूँ, नॉर्मली एक नी इंजरी है तो उसको 3 महीना का बाद धीरे धीरे अपना फिटनेस में आ सकता है। लेकिन अगर वो ऑपरेशन किया तो फिर वो डॉक्टर का सलाह, जो फिजियोथेरेपिस्ट है उनका जो सलाह दे के कर सकता है, क्योंकि जिस डॉक्टर ने उसका वो कितना सक्सेस हुआ वो सब उनका जो रिपोर्ट है उसमें रहेगा। तो उसी तरीका से अपना फिजियोथेरेपिस्ट को वो समझाएंगे, तब वो कहता है। लेकिन अगर वो नॉर्मली इंजरी है, मतलब छोटा मोटा इंजरी है, तो ज्यादा तो कुछ नहीं है, 1-2 महीना में वो दोबारा ग्राउंड में आ सकता है। लेकिन आने से पहले एक मेरा यही है, तुरंत वो मैच में नहीं जाता, जब तक उसका एक फिटनेस का कॉन्फिडेंस तब तक नहीं आएगा। और आने के बाद भी मैट में चढ़ने से पहले वो थोड़ा दिन के लिए नी कैप का सपोर्ट लेना जरूरी है। सर एक और सवाल है, पवन सिंधे महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं आपसे कि सर इस लॉकडाउन में अभी प्लेयर जो लोग घर में फंसे हुए हैं उनका अभी डेली शेड्यूल, डेली रूटीन क्या होना चाहिए सर? सबसे पहले अभी लॉकडाउन में उनको देखो, अगर टाइम मिलता है तो 2 टाइम उसका प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना चाहिए। प्रैक्टिस मतलब इंडिविजुअल प्रैक्टिस, उसका फिटनेस उसमें अगर नहीं है तो 1 टाइम उसमें कम से कम 1 घंटा का ऊपर करना चाहिए। उसमें फिटनेस में ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं है, एक है अगर स्क्वाट करना चाहिए और पुशअप करना चाहिए, और क्या बोलता है थोड़ा बहुत योगा या फिर स्ट्रेचिंग का एक्सरसाइज, और क्या बोलता है ट्रंक, मतलब नॉर्मली उसका जो होता है फ्री हैंड एक्सरसाइज वगैरह होता है, वो सब इसमें इन्वॉल्व करके सबसे पहले पुशअप और हाफ स्क्वाट और अब्डोमिनल एक्सरसाइज, ये जो 3 आइटम्स है, 3 जो एक्सरसाइज है वो इम्पोर्टेंट है। उसका साथ जो भी है उसका बॉडी का क्या कमी है, अगर उसका लोअर पोजीशन कम है तो लोअर पोजीशन का ज्यादा अभी एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर अपर पोजीशन में, अपर में कोई बाजू में या और कहीं कमी है वो करना चाहिए। सलील जी 4 बज गए हैं,
तो जी, कुछ जी। आखिरी एक आध सवाल और ले लेते हैं यहाँ जो चैट में लोगों ने लिखा है। और यहाँ पे जैसे एक सवाल राज सौरभ आप कहाँ के रहने वाले हैं? राज सौरभ ने सवाल पूछा है, आप कहाँ के रहने वाले हैं राज सौरभ? आपने पूछा है एंकल होल्ड टेक्निक सजेस्ट सम स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस फॉर इंप्रूविंग एंकल होल्ड। सर बोलिए। सर ये राज सौरभ है मुंगेर बिहार से, इन्होंने सर सवाल पूछा है कि इम्प्रूव करें के लिए एंकल होल्ड कैसे इंप्रूव करें? एंकल होल्ड देखो, ये बेसिक स्किल है, इनमें आप इम्प्रूव करना है तो आप देखो, आपके लिए भी मैं सबके लिए बता रहा हूँ। कल अजय ठाकुर का इसमें लाइव में था अजय ठाकुर, जो इसमें आपको जो कुछ नॉलेज डाल रहा था, उसमें कईयों ने कई क्वेश्चन पूछा है, लेकिन उसमें यही बताया था, एक क्वेश्चन यही था, सर मेरा गेम इंप्रूव करने के लिए मैं क्या करना है। तो उन्होंने यही बताया कि हम जो स्किल है हमारा उसको ज्यादा से ज्यादा करना है। तो अगर वही है, अगर आपको एंकल होल्ड ग्रिप अच्छा करना है तो परफेक्ट हम एक पार्टनर लेके उसके साथ रोज एंकल होल्ड करना चाहिए। कभी एंकल होल्ड करेंगे, कभी राइडर के लिए भी थोड़ा रिलीज करके देना चाहिए। उसका साथ करने का, कैच करते टाइम हम वहीं पे नहीं खड़ा होते, जो डिफेंडर है वो थोड़ा सा मूवमेंट का साथ रहेगा, मूवमेंट करते रहेगा राइडर का साथ, तुरंत वो बोनस करेगा। तो एंकल होल्ड ये कम से कम रोज 25-50 बार नॉर्मली मिनिमम रोज करना है, तब वो परफेक्ट हो। सर एक अंतिम सवाल है सर। अच्छा, हाँ सर। हाँ सलील जी आप कुछ पूछ रहे हाँ हैं? सर एक लास्ट, हाँ बोलिए। हाँ सर एक लास्ट सवाल है। ये सवाल पूछा है झारखंड गढ़वा से सर अजय कुमार गुप्ता ने। सवाल है कि सर नमस्कार, कैसे खेलने का सजेशन देंगे सर? मैं सूरज बिहार से बोल रहा हूँ। हेलो हेलो। हाँ सर सुन पा रहे हैं हम आपको। जगदीश जी का मोबाइल म्यूट है लग रहा है, देख लीजिए। सर हाँ बोलिए, मेरे को आवाज आ रहा है आपका। विपिन सर सिर्फ 5 मिनट समय बचा है सर, 5 मिनट आखिरी बचा है। इनका क्वेश्चन है, 5 मिनट में जवाब दे दीजिए। नहीं बोलिए, क्या बताइए। सलील जी पूछिए, सर पूछिए आप भी। सलील जी पूछिए। हेलो सलील जी आप हाँ कुछ पूछ सर रहे ये हैं? आ रहा है, बोलो। हेलो हाँ सर बोलिए। ये झारखंड गढ़वा से सर अजय कुमार गुप्ता ने सवाल पूछा है सर कि सर 5 रेड होने पर टीम को खेलने के लिए क्या सजेशन देंगे सर? 5 राइड में, जी पांच सर। पांच राइड में देखो, जी 5 सर। सबसे पहले सक्सेस है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट है राइडर का। राइडिंग में मतलब राइडिंग सक्सेस ज्यादा होने का चांस है 5 राइड में। तो राइडर के लिए मैक्सिमम हम अटैक करके खेलना चाहिए, मतलब 5 राइड में बलक लाइन बोनस लाइन हो जाता है, तो हमारा राइडर का मन में यही रहता है जाके हम बोनस ले लें। लेकिन सबसे ज्यादा बोनस लेने से खतरा है,
क्योंकि कैच होने का ज्यादा चांस है और आप लोग देख भी रहे, तो मैक्सिमम उस टाइम हम किसी को भी टच करके, मतलब हैंड टच, टो टच जो भी है, मतलब हम बोनस का एरिया में ज्यादा ना जाते हुए हम अटैक करना चाहिए। और डिफेंस का यही चाहिए, जब तक उसका अटैक नहीं आता तब तक वेट करे। और स्ट्रेटजी होता है या टेक्निक, स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी बनाने के लिए फिर वो अलग अलग तरीका के रहता है। अगले टीम का जो राइडर को हम किसको पकड़ना है, किसको नहीं पकड़ना है, ये भी रहता है। अगर अगले राइडर हमें ये लगता है हमारा डिफेंस ने नहीं रोक पाएगा, तो हो सकता है हम एक एक पॉइंट दे देते हैं। कुछ राइडरों को हमें पता है इनको हम पकड़ना ही है, तब हमारा डिफेंस जल्दी नहीं करना चाहिए, मैक्सिमम हम कंट्रोल करके रहना पड़ेगा। हमारा डिफेंस का स्पीड और राइडर है तो राइडर का स्पीड सब इसमें देखा जाएगा, क्योंकि डिफेंस जब तक, मैंने पहले बात बोला, जब तक बोनस डालता नहीं तब तक हम उसको अटैक नहीं करना चाहिए, तभी सक्सेस होगा। हाँ सर। हाँ विपिन सर। तो सर समय समाप्त हुआ। धन्यवाद जगदीश सर, आपने अपना बहुमूल्य समय हम सबों के बीच दिए, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और निश्चित ही हमारे जो टेक्निकल ऑफिशियल, खिलाड़ी एवं कोचेस जो आपके साथ जुड़े हुए थे, यूट्यूब कबड्डी अड्डा और आपसे जो ऑनलाइन में थे, उन सभी को धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि आपने ये अच्छे गुण को सीखते रहिए। और कल आपके बीच श्री मनप्रीत सिंह, जो गुजरात फॉर्चून के प्रो कबड्डी के कोच भी हैं और ओएनजीसी के कोच हैं और खुद ही इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे हैं, वो आप सबों से रूबरू होंगे। श्री मनजीत सिंह जो बिलोंग करते हैं पंजाब से, अभी ओएनजीसी में है, गुजरात फॉर्चून के कोच है प्रो कबड्डी। मैं पुनः एक बार जगदीश कुंबले जी को बधाई देते हैं कि आपने अपना जो गुण हम सबों को दिया, वो निश्चित ही सभी प्रशिक्षक, खिलाड़ी एवं तकनीक अधिकारी इसका अनुभव प्राप्त करेंगे और अपने अपने क्षेत्र में आपके गुण को फॉलो करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद सर। और खास करके कबड्डी अड्डा जिनकी जो हैं, मैं तो नाम अभी ध्यान में नहीं, सर नाम अपना प्लीज बता दीजिए। सर विकास। हाँ, विकास जी को एवं उनके टीम को एवं कबड्डी एसोसिएशन झारखंड के टीम को जो लगे हुए हैं, उन सभी को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।